हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें मैंने आपको बताया था जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में बताया था। क्या बोला था कि जो अभिकारक अणु होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। आपस में क्रिया करने के बाद में एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जैसे आपकी मैग्नीशियम की कोई छड़ है, उसको हमने क्या किया, वायु की उपस्थिति में उसको गर्म किया, गर्म करने पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। इसमें मैंने आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में बताया था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 4th क्वेश्चन होने वाला है। ये देखिए, इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए। ये क्या है, ये जो अब्दुल कलाम जी हैं, इन्होंने क्या बोला विद्यार्थियों के बारे में। ये देखिए, आप आने वाला कल नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। इन्होंने विद्यार्थियों के बारे में बोला कि आप अपने आने वाला कल नहीं, आपको नहीं पता कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, पर अपनी आदतें, जो अभी आपकी आदतें हैं, उनको आप बदल सकते हैं और आपकी आदतें निश्चित रूप से आने वाला कल बदल सकती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी होंगी तो आप क्या, वो निश्चित रूप से आपका जो फ्यूचर है उसको बेहतर कर सकती है और आने वाले कल को अच्छा बना सकती है। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको स्टडी करनी है, तो ये आपकी आदत ही तो है कि आपको किस हिसाब से स्टडी करनी है, आपको आपका टाइम टेबल स्टडी करने का क्या है। ठीक है, अगर आपका टाइम टेबल होगा तो उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, अपनी स्टडी करोगे, अपनी पढ़ाई को करोगे अच्छे से और अपने फ्यूचर को बदल दोगे। फ्यूचर में कुछ अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो हमें अपनी स्टडी करती रहनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, आपको मैंने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। अब ये आपका जो है, ये आपका 4th क्वेश्चन है। ये क्या है, रासायनिक समीकरण। 4th क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, आपने क्या किया, जो रासायनिक अभिक्रिया थी, जैसे मैंने आपको क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया में आपकी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, इसकी जो क्रिया कराई वो हमने कराई वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम की छड़ की, और आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका व्हाइट रंग का एक पाउडर बन जाता है। जो आपका पाउडर होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। तो ये क्या हो गई, आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसको हमने क्या किया, आपका जो रासायनिक समीकरण है, तो इस अभिक्रिया को हमने हिंदी में लिखा। अब इसको हमें किसमें, इनके समीकरण, इनके प्रतीक चिन्हों के रूप में दिखाना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे हमने बोला कि जो मैग्नीशियम होता है उसको हम बोलते हैं Mg। ठीक है, आपका जो वायु होता है, वायु ऑक्सीजन, जिसको हमने बोला O2, तो यह इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। अब हमारा जो बनकर आया वो MgO बना। क्या बना, MgO। अगर आप यहाँ देखेंगे, क्या ये आपका, पहले तो इसको इस तरीके से देखते हैं, इसलिए समीकरण आपका संतुलित है या नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, मैग्नीशियम का आपके जो तीर है, इसके इधर कितना है, 1 है, और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 1 है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ आपका ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, और यहाँ ऑक्सीजन का आपका अकेला है। तो इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें और एक 2 हम यहाँ पर लगा दें Mg के, तो देखो आपका समीकरण क्लियर है कि नहीं है। मैग्नीशियम के 2 अणु हैं, यहाँ पर भी Mg के आपके 2 अणु हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 अणु हैं, तो ये आगे वाला 2 पीछे वाले O का भी हुआ, तो ऑक्सीजन के, तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया समीकरण। आपने क्या किया, हिंदी में आपने रिएक्शन लिखी, उसको उनके प्रतीक चिन्हों के द्वारा दिखाया, तो वो आपके प्रतीक चिन्ह हो गए उसके समीकरण। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये देखिए, रासायनिक समीकरण, 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व, आपका जो एलिमेंट्स हो, तत्व हैं, वो 2 हो या 2 से अधिक प्रकार के हों। ठीक है,
उसको एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उससे आपका कोई एक यौगिक तैयार होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक को हम प्रोडक्शन बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। उनको हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और उनको हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं, एक समीकरण के रूप में दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल है आपका सेकंड, जैसे कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। आपने कोयला लिया, उसको क्या किया, उसको वायु की उपस्थिति में आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ठीक है। जलाने के बाद में उसमें जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपका कोयले को आपने वायु की उपस्थिति में जलाया और जलाने के बाद में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो ये आपने एक हिंदी में ही लिखा इसको कि कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब इसको हम किसके रूप में लिखना है, ये देखिए, जैसे कि कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, एरो आपका ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हमें किसके रूप में दिखाना है, उसके समीकरण के रूप में, क्योंकि आपकी हेडिंग में बोला है रासायनिक समीकरण। यहाँ आप देखिए कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह होता है कार्बन का C, ठीक है, प्लस का निशान लगाया। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, O2 किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब यहाँ एरो का निशान, अब यहाँ पर क्या बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका जो गैस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। आपका कार्बन था और ऑक्सीजन था, दोनों ने क्रिया की, दोनों आपस में मिल गए, मिलने के बाद में एक नए यौगिक का निर्माण कर दिया, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। ये एक समीकरण के रूप में हमने व्यक्त किया, इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। आपका प्रोडक्ट यहाँ तैयार हो गया, ठीक है। और रासायनिक समीकरण है, एक आपका जो नया पदार्थ बना, तो आपका जो ये पदार्थ है इसको हम उत्पाद बोलेंगे, और ये आपके जो ये दो हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे अभिकारक अणु, अभिकारक अणु। ये देखिए आप, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ये देखा आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका क्या है, कोयला है, ठीक है। आपने क्या किया, ये आपका कोयला है, इसको आपने क्या किया, जलाया, ये आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जलाया तो जलने के बाद में इसमें से एक गैस का निर्माण हुआ, एक गैस निकली, उस गैस का नाम क्या है, तो जो आपकी गैस निकली वो आपकी CO2 निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से जो भट्टे में आपने देखा होगा, इस तरीके से देखा होगा, कोयले जो होते हैं, कोयले को जलाया जाता है, जलने के बाद में आपको इस तरीके से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। जो आपका ये धुआं दिख रहा है तो ये क्या है, ये किसका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी जो गैस है वही है CO2, जिसको हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी गैस निकलती हुई इसमें दिखाई दे रही है। अब आपका क्या है, ये रासायनिक समीकरण किस नियम पर कार्य करता है। अगला आपका 5 प्रश्न है कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण किस नियम पर कार्य करता है। हमें ये पता होना चाहिए कि आप जो समीकरण लिख रहे हैं वो किसी नियम पर कार्य करता है या नहीं करता है, करता है तो किस नियम पर करता है। अब आप इसको देखिए, जो रासायनिक समीकरण होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। आपका रासायनिक समीकरण किस पर कार्य करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, द्रव्यमान, इसमें जो द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, ये आपका क्लास 11th में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें इसको कब बनाया गया था, तो जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसको सन 1744 ईस्वी में बनाया था। और किसने बनाया था, इसको बनाया था लेवोजियर, लेवोजियर। ये एक वैज्ञानिक थे लेवोजियर, इन्होंने इसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बनाया था। और कब बनाया था, सन 1744 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने यहाँ द्रव्यमान की बात की थी, इसको हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको बोला गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब यहाँ देखिए,
आपका जो द्रव्यमान है, पहले तो इस द्रव्यमान का मतलब क्या है, इस द्रव्यमान को हम इंग्लिश में बोल देते हैं मास, ठीक है। और मास को भी हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। और आपका जो वॉल्यूम है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आयतन बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम संरक्षण की बात करें तो संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है जैसे आपका कोई भी पदार्थ है वो सुरक्षित है तो उसका संरक्षण ही किया जा रहा है। इसी तरीके से देखिए ये इस संरक्षण का मतलब है वह वस्तु जिसे ना घटाया जा सके और ना ही बढ़ाया जा सके। आपकी कोई भी वस्तु है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ना तो वो तो कम हो रही है और ना ही वो ज़्यादा हो रही है, तो वो संरक्षित है, ठीक है। ना आपकी कोई भी वस्तु है उसको ना घटाया जा सके और ना ही बढ़ाया जा सके, वह अपने स्थान पर, और वह अपने स्थान पर कैसी बनी रहे, सुरक्षित बनी रहे, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं संरक्षण का मतलब ही होता है नष्ट ना होना। आपका कोई भी पदार्थ है उसको ना हम घटा सकते हैं और ना ही उसको बढ़ा सकते हैं, वह अपने स्थान पर संरक्षित है, सुरक्षित है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संरक्षण, जिसे हम बोल सकते हैं संरक्षण है, ठीक है। यह इसे बताया गया, इसमें बताया गया है कि पदार्थ कभी नष्ट ही नहीं होता है। इसमें क्या बोला गया है कि आपका कोई भी पदार्थ होता है, संरक्षण अगर उसका किया जा रहा है तो उसमें आपका पदार्थ नष्ट नहीं होगा, ठीक है। केवल उसका रूप बदला जा सकता है। अगर हम उसके रूप में बात की जाए तो उसके रूप में चेंजेस हो सकता है, पर उसको हम ये कह दें कि उसको बदल गया तो वो बदलेगा नहीं, ठीक है, केवल रूप बदल सकता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं यह है आपका कोई भी चीज जो जितना स्थान घेरती है या जितने स्थान की जगह है उसके अंदर है। जैसे आप अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आयतन है या वॉल्यूम है। मैंने आपको बोला कि जो गिलास होता है, गिलास में हमने क्या किया, उसको फुल भर लिया, भरने के बाद में उसमें हमने पेन को डाल दिया या किसी अन्य पदार्थ को डाल दिया। डालने के बाद में उसने क्या किया, पदार्थ ने उसने उसमें, और आपने देखा एक कंडीशन इस तरीके की आ जाएगी, जो आपका पानी है वो गिलास में से बाहर निकलने लगेगा। तो ये क्या हुआ, उस वस्तु ने उस गिलास में अपना स्थान घेर लिया, आयतन घेर लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। यहां देखिए जैसे कि संरक्षण, अब संरक्षण में मैंने क्या बोला, संरक्षण आपको बताया था कि क्या होता है। अब यहां आप देख भी सकते हैं संरक्षण के बारे में। ये देखिए जैसे पानी बर्फ में बदल सकता है, वही पानी द्रव से वाष्प में बदल सकता है। फिर आपने क्या किया, पानी लिया, ठीक है। आपका पानी क्या करता है, आपने उसको पानी को लिया और पानी को आपने क्या किया, किसी पात्र में रखकर उसको रख दिया फ्रीजर में, तो क्या बन गया, आपका पानी बन गया बर्फ, ठीक है। अब आपने क्या किया, अगर हम चाहें तो उस बर्फ को फ्रीजर में से बाहर निकाल कर रख दिया तो वो आपका पानी नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है, पानी बन गया। फिर हमने क्या किया, अगर हम चाहें तो वो वाष्प द्रव में बदल सकता है। अगर हम चाहें तो आपका जो पानी है अगर उसको हम बॉयल कर दें, वही पानी हमने उसमें से निकाला फ्रीजर, अब उसको थोड़ा सा उसको हमने बॉयल कर दिया, गर्म कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गर्म करने को क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब उसको उबाला, तो उबालने के बाद में एक कंडीशन इस तरीके की आ जाती है कि जो आपका द्रव होता है वो वाष्प बनने की कोशिश करता है। जो स्वतंत्र अवस्था में होता है, जितना आप उसको उबालेंगे उतना वो वाष्प बनने की कोशिश करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्रिया आपकी वाष्पीकरण कहलाती है। तो आप चाहें तो आपका जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता, तो आप बोलोगे हाँ होता है, ठीक है। यहाँ आपका जो है वाष्प बन गया। उसके बाद में क्या हुआ, इसका केवल रूप ही तो बदला। अगर हम आपके पानी की बात करें, आपके वाटर की बात करें, तो आप क्या बोलोगे, इसका केवल रूप ही तो चेंज हुआ, पानी तो आपका वही रहा। आपने उसको बर्फ बनाया, बर्फ से उसको वाष्प बना दिया, तो उसका रूप बदल गया, पानी आपका वही रहा, ठीक है। न कि पानी कभी समाप्त होता है, आपका पानी तो समाप्त नहीं हुआ। समुद्र से जो पानी वाष्प बनकर उड़ता है, आपने एक देखा होगा कि आपका जो समुद्र होता है, समुद्र में जो आपका पानी होता है, जब धूप काफ़ी पड़ती है तो वो पानी क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। वाष्प बनकर कहाँ जाता है, बादलों में जाता है, ठीक है। फिर वो कहाँ जाता है, बादल बनता है। बादल के बाद में वही पानी बूंद के रूप में जमीन पर आता है। आपने देखा होगा जब बादल में पानी की अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो वही पानी कहाँ, बूंद बनकर जमीन पर आपके नीचे ही आता है, ठीक है।
वह पानी बन जाता है, और जब नीचे आता है तो वो क्या है, पानी ही है, वही पानी आपका समुद्र में गया, ठीक है। फिर वह दोबारा समुद्र में चला जाता है। आपने देखा होगा कि वह जो दोबारा उसको कहाँ ले जाया जाता है, समुद्र में ले जाया जाता है, ठीक है, समुद्र में आपका चला जाता है। यह प्रक्रम चलता रहता है और यह जो कंडीशन है ये हमेशा चलती रहती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये था कि पानी आपका बर्फ में बदला, बर्फ से आपका जो वाष्प में बदला, और एक कंडीशन इस तरीके से मैंने आपको बताया कि समुद्र का पानी था वो कहाँ गया, वाष्प बनकर बादल में गया, बादल से क्या हुआ, वही पानी वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में नीचे आया जमीन पर, कहाँ गया, समुद्र में ही जाएगा। तो यह जो प्रक्रम चलता रहता है, यह जो क्रिया चलती रहती है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, तो ये आपका एक प्रक्रम ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपके जो लेवोजियर साहब थे उन्होंने इस समुद्र का प्रैक्टिकल किया था, जो समुद्र में किस तरीके से वाष्प बना, किस तरीके से जमीन पर आया, उन्होंने ये सारी चीज़ें को देखा। देखने के बाद में उन्होंने क्या बोला, लेवोजियर आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने जो अध्ययन किया है, उन्होंने इस कंडीशन को देखा है कि चल क्या रही है। उन्होंने क्या बोला, यहाँ जो हम अध्ययन कर रहे हैं या फिर जहाँ हमने जो अध्ययन किया है, ठीक है, उसे हम लिख ले, उसको उन्होंने क्या किया, लिख लिया। लिखने के बाद में उन्होंने उसमें क्या लिखा, उन्होंने कहा कि जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दें, आपका कोई पदार्थ है वो 2 हो या 2 से अधिक भी हो सकता है, उसको हमने क्या किया, मिलाया, ठीक है, मिला दें, मिलाकर तो उसका जो अस्तित्व होता है वो समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदल जाता है। उन्होंने कहा कि आपका कोई पदार्थ है, उसको 2 या 2 से अधिक उसको मिला दिया जाए तो उसका अवस्था, मतलब उसका जो रूप होता है, यहाँ देख रहा है आपका, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो। क्या आपका पानी खत्म हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, केवल उसके रूप में परिवर्तन आया, जैसे बर्फ बना, वाष्प बना तो रूप ही तो बदला, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, इसको लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, आंसर में आपको किस तरीके से लिखना है, ये देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका द्रव्यमान होता है, आपका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जिसको हम बोलते हैं मास, वॉल्यूम, ठीक है, उसका ना तो निर्माण होता है, आप ये सोचे कि हमने उसको स्वयं से बना दिया, खुद से बना दिया, नहीं, ठीक है, ना तो उसका निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। आप ये सोचो कि हम उसको नष्ट कर दें, ठीक है, तो उसको विनाश भी आप नहीं कर सकते, विनाश होता है, अर्थात उसका जो द्रव्यमान है होता है वो संरक्षित रहता है। हम ये कह सकते हैं जो उसमें द्रव्यमान होता है वो उसमें उसका सुरक्षित रहता है। तो ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, जिसमें जो द्रव्यमान है, जो आपका वॉल्यूम है वो संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, आपका क्या है, जैसे कि C है प्लस O2 एरो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसको हमने एक समीकरण के रूप में लिखा, तो आपका ये क्या है, ये भी इसमें अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें, क्या द्रव्यमान संरक्षित है या नहीं है, इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो आप देख सकते हैं जो आपका ये कार्बन है जो C है, इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बन का हमें मालूम है C प्लस O2, हमने इस तरीके से यहाँ लिख दिया CO2। अगर हम कार्बन की, हमें मालूम है इसका अणुभार कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो हमने ये वाले 2 हैं, इसके 2 अणु हैं तो 2 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया, 16 में कर दिया। एरो कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, और प्लस का निशान, और ऑक्सीजन का 16, और 2 का हम इसमें करेंगे तो 2 × 16 इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। कार्बन का आपका 12 हो गया, ठीक है, और 16 दूनी कितने होते हैं आपके, 32, 32 होते हैं। अब यहाँ आपने 12 किया और 16 दूनी यहाँ पर आपके क्या हुए, 32 हुए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसका कैलकुलेशन करें तो कितना हो गया आपका, तो हम ये बोलेंगे आपका यहाँ पर आ गया 44। अगर हम इसके इधर भी देखें तो क्या यहाँ 44 नहीं आ रहा, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर भी आपका 44। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया द्रव्यमान, इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान। आपने क्या किया, इसका रूप ही तो चेंज हुआ, कोयला था, वायु की उपस्थिति में क्रिया करा दी, कोयला आपका अलग है, वायु आपकी अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है, आपकी गैस है, एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, आपकी गैस बन गई। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान आपने देखा इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, दोनों तरफ सेम है, तो द्रव्यमान आपका संरक्षित हुआ या नहीं हुआ, तो आप बोलोगे हाँ हो गया, ठीक है।
ये देखिए, जैसे मैंने आपको H2O के बारे में बताया था, जल, ठीक है, इसका जो अनुपात होता है आपका क्या आया, तो 1 और ये कितना है 1:8, ठीक है। अगर हम पानी की ही बात करें कि आपका पानी कहीं का भी हो, जैसे कि आपका पानी ये किसका है, ये समुद्र का पानी है, ठीक है, ये पानी आपका किसका है, ये आपके नदी का पानी है। तो हर पानी मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं चेंजेस होता है, बदलाव होता है। अगर यहाँ की बात करें, ये आपके नाले का पानी है और ये आपका है वर्षा का पानी। अगर हम पानी की बात करें तो पानी आपका समुद्र से हो, नदी से हो, या वर्षा का हो, या किसी नाले का हो, ठीक है। अगर हम उसके रेशियो की बात करते हैं, अगर उसके अनुपात की बात करें, तो उसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है 1:8, उसका अनुपात इतना ही रहता है, ठीक है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।